सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं। आज से हम अपने चैनल पर क्लास 6 की हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि सरल भाषा में आपको कठिन चीज़ों को समझा सकूं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक के चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है रशीदा के क्वेश्चन से। रशीदा का सवाल क्या है? रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक हेडलाइन पर पड़ी, 100 साल पहले, 100 ईयर्स अगो। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब देखिए, रशीदा सोच रही है। यहीं से चैप्टर की होती है बिल्डिंग, कैसे चैप्टर बिल्ड करता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। कैसे पता लगाएं। देखिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो, जिसको याद हो कि उस समय क्या हुआ था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। यहां से हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसको समझिए। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, हंटर्स भी जिन्हें कहा जाता है, पशुपालकों, हर्डर्स, फार्मर्स, कृषकों, रूलर्स, शासकों, मर्चेंट्स, व्यापारियों, प्रीस्ट्स, पुरोहितों, क्राफ्ट्स पर्सन्स, शिल्पकारों, आर्टिस्ट्स, कलाकारों, म्यूजिशियंस, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट्स के जीवन के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यहां पर जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं, मैं उनका आपको एकदम वर्ड बाय वर्ड समझाते चल रहा हूं, इसलिए कोई भी लाइन स्किप नहीं होगी। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। बस आप इस टेक्स्ट को पढ़ते रहिए और हमारी बात को सुनते रहिए, ताकि आपको टॉपिक क्लियर होता रहे। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग की, वेयर डिड पीपल लिव। लोग कहाँ रहते थे। इस हेडिंग को समझने के लिए हम एक मैप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैप काफ़ी छोटा बना है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए बड़े मैप की इमेज आपको दिखाता हूँ। ये है आपका मैप। अब मैं जो जो आपको बता रहा हूँ वो आप इस मैप में देखते चलिएगा। इस मैप में पहले आप नर्मदा नदी को ढूंढिए। ये है नर्मदा नदी। इस नदी को देख लिया आपने। अब इस नदी के बारे में जान लीजिए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब क्या होता है? जो लोग वस्तुओं का संग्रह करते हैं, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब वह जानते थे कि कैसा हालचाल है यहाँ पर। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। उनको मतलब इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। नेक्स्ट क्या है? अब आपको उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार पहाड़ियों को ढूंढना है। ये हो गई आपकी सुलेमान और ये हो गई आपकी किरथार। इन दोनों पहाड़ियों को देख लिया। अब इसके बारे में समझ लीजिए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं
जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा दीजिए। कहां कहां पर है ये भाई? उत्तर पूर्व में क्या है? गारो पहाड़ियां, ये हैं गारो पहाड़ियां। दूसरी क्या बोला है? मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, ये हैं। इन दोनों को देख लिया। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, एग्रीकल्चर का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, मतलब विंध्य पहाड़ी के ऊपर के तरफ। अब हमें इस मैप में सिंधु नदी का पता लगाना है। ये हो गई हमारी सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के साथ साथ इसकी सहायक नदियों का भी पता लगाने का प्रयास करने को कहा गया है। पहले सहायक नदियों के बारे में जान लीजिए कि सहायक नदियां क्या होती हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जैसे गंगा में मिल जाती है ना यमुना आकर के प्रयागराज में, वैसे ही सहायक नदियां कौन कौन हो जाएंगी सिंधु की? झेलम हो जाएगी, चेनाब हो जाएगी, रावी, सतलुज हो जाएंगी। ये सब सहायक नदियां हैं ना, सिंधु में मिल रही हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियां जो हैं उन्हीं के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में आरंभिक नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व। अब ये है गंगा नदी, ये है सोन नदी। अब गंगा और सोन नदी का पता लगा लिया, अब इनके बारे में जानिए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है वो प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता था। मगध जो था उस समय बहुत बड़ा एक जगह हुआ करती थी जो कि इस समय बिहार में स्थित है वर्तमान में। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब ये मैप हो गया, आपको समझ में आ गया। प्लेसेस और उनके बारे में जितनी भी डिटेल्स दी हैं आपकी बुक में वो सारी की सारी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। ये सब हमने आपको समझा दिया है। एक पॉइंट ये समझ लीजिए, फेसिंग पेज। दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया including the present countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. दक्षिण एशिया, इसमें क्या क्या है? इसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है ये मानचित्र जो बनाया गया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब हम आगे से समझते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोग अक्सर यात्राएं किया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यह यात्रा जोखिम भरी होती थी। इसमें रिस्क बहुत होता था, फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं भी दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। अच्छा, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग
नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। जो जिज्ञासु लोग थे, शौकीन लोग थे, अब उनको नए स्थान खोजने थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो भी अपना ट्रैवल किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोग एक दूसरे के थॉट्स से परिचित हुए। अब एक बार फिर से आप मानचित्र 1 को देखिए, जो मैंने भी आपको मानचित्र दिखाया था ना, एक बार उसको फिर से देखिएगा। देखिए, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हिमालय का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो हमारी एक सीमा का निर्माण करता है ना। जैसे अरेबियन सी हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ये इस उपमहाद्वीप की नेचुरल सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, मतलब फॉरेन कंट्री से भी लोग यहाँ आते थे और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब बात आती है नेम्स ऑफ द लैंड टॉपिक की। देखिए, 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति देखिए कैसे हुई है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब अपनी एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा लीजिए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।